तो टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो है कि कैसे प्रशांत नील अपनी फिल्म जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1, 2 है और सलार में कैसे अपना वर्ल्ड बिल्ड करते हैं और क्यों उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी यूनिक लगती है व्हेन वी कंपेयर इट टू अदर इंडियन फिल्म्स। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उस ऑडियंस में आते हो जिनका मतलब प्रशांत नील का नाम सुनते ही, ये केजीएफ सलार का नाम सुनते ही बस ट्रोलिंग मुंह से निकलती है, आई मीन इट्स ओके इफ यू वांट टू ट्रोल दिस मूवी, लेकिन ये वीडियो फिर आप लोगों के लिए नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करने वाला कि फिल्म में क्या बुरा है क्या अच्छा है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर चल रहा हूँ और मैं वही डिस्कस करूंगा। बाकी फिल्म को लेकर मेरा भी क्रिटिसिज्म रहता है और आपका भी है तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर हम क्रिटिसिज्म की बात नहीं करेंगे। तो यार मेरा डिस्क्लेमर पूरा हो चुका है, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो एक चीज सोचो, अगर रॉकी केजीएफ में कभी पैदा ही नहीं होता तो क्या नराची खत्म हो जाती? नहीं, वो साइनाइड हिल्स वैसे ही धुएं में डूबी हुई रहती, वो स्लेव्स वैसे ही वहां पर हथौड़ा मार रहे होते और गोल्ड निकाल रहे होते। अगर देवा खानसार में कभी नहीं आता तो क्या मन्नार्स और बाकी जो भी ट्राइब्स थी उनके बीच में लड़ाई बंद हो जाती? बिल्कुल नहीं, उनकी जंग सदियों से चल रही थी और वो हमेशा चलती रहती। अब ये बात जो है ना, ये बड़ी सिंपल है, लेकिन यही एक चीज है जो मतलब प्रशांत नील को थोड़ा यूनिक बनाती है इस मामले में। तो यूजुअली फिल्म मेकर्स हीरो से वर्ल्ड बनाते हैं, मतलब अगर हीरो को निकाल दो तो वो वर्ल्ड गिर जाता है, बिखर जाता है। इसमें कुछ बुरा नहीं है, मे बी स्टोरी टेलिंग के लिए यही चाहिए होगा कि हीरो से ही वर्ल्ड बनाना होगा। लेकिन प्रशांत नील इसका बिल्कुल उल्टा करता है, वो पहले एक वर्ल्ड बनाता है और उसके अंदर हीरो को छोड़ देता है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हीरो ऑप्शनल है तो इस स्टोरी को ड्राइव कौन करता है, कौन पूरी फिल्म को चलाता है? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज्यादातर एक्शन फिल्म्स में हीरो ही वर्ल्ड है, उसके बिना कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर हम केजीएफ की बात करें तो नराची एक सेल्फ सस्टेनिंग बैंड इकोनॉमी है। वहां से गोल्ड निकलता है, गोल्ड से वेपन्स बनते हैं और वेपन से और ज्यादा गोल्ड चुराया जाता है। ये लूप रॉकी से पहले भी चल रहा था और रॉकी के बाद भी चलेगा। आई मीन नराची में नहीं चलेगा तो कहीं और चलेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड ऐसे ही काम करता है। खानसार और भी ज्यादा एक्सट्रीम है इस मामले में, 100 से ज्यादा ट्राइब्स, अपनी हेराल्ड्री, अपना 3 टियर वाला सिस्टम, अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री, सब कुछ देवा के आने से पहले ही लिखा जा चुका था। अब यहाँ पर एक ऑपोजिट एग्जांपल देता हूँ, बात करते हैं कबीर सिंह की। ये कोई बुरा एग्जांपल नहीं है, मैं बस एक ऑपोजिट एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप कहानी से कबीर सिंह को हटा दो तो कुछ नहीं बचता, क्योंकि कहानी को ड्राइव ही वही कर रहा था। उसका जो पागलपन है प्रीति के लिए, उसका जो टॉक्सिक नेचर है, यही सब कुछ तो हम फिल्म में देख रहे थे, यही तो एक्सप्लोर कर रहे थे। अगर कबीर सिंह नहीं रहता तो बाकी किसी के बारे में जानने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन प्रशांत नील की फिल्म्स में इक्वेशन ना बहुत उल्टी है। रॉकी और देवा स्टोरी के सेंटर जरूर है, लेकिन दुनिया उनके अराउंड नहीं घूमती है। नराची और खंसार उनके बिना भी सांस लेते हैं। हीरो आता है, वो सिस्टम को चैलेंज करता है और चला जाता है, लेकिन वो दुनिया उसके बाद भी वहीं रहती है। अब तुम सलार का प्रोलोग देखो, ये बिल्कुल भी सिंपल इंट्रो नहीं है। यहाँ एक नैरेटर सीधा एक्सप्लेन करता है कि खानसार में कौन सी फैमिलीज है, उनकी आर्मीज कितनी बड़ी हैं, उनकी टेरिटरीज कहां पर है और कौन किससे लड़ता है। ये सब कुछ मेन प्लॉट शुरू होने से पहले हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं ना हॉलीवुड के एग्जांपल्स देने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशांत नील हॉलीवुड के जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं उनके बराबर है, नहीं। उनसे इंस्पिरेशंस ली हैं, उनके जैसा काम करने की कोशिश करिए, तो ऑब्वियसली हम इंस्पिरेशन तो मेंशन कर ही सकते हैं। तो जैसे प्रशांत नील प्रोलॉग यूज करते हैं तो कंपेयर करो इसको पीटर जैक्सन के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से। वहां भी एक 7 मिनट का प्रोलॉग है जो रिंग्स ऑफ पावर की पूरी हिस्ट्री बताता है, लेकिन वो लीनियर है, जैसे कोई तुम्हें किताब पढ़कर सुना रहा हो। पर सलार की जो अप्रोच है वो बिल्कुल ऑपोजिट रहती है, क्योंकि प्रशांत नील कुछ इसी तरीके से डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बार बार स्टोरी को दिखाया जाता है, मतलब बैक स्टोरी को, लोर को प्रेजेंट किया जाता है, एक साथ सब डंप नहीं किया जाता। और ऐसा इसलिए करते हो ताकि फिल्म थोड़ी फास्ट पेस लगे, ऑल्दो सलार उतनी फास्ट पेस लगी नहीं थी फर्स्ट हाफ में। और ये जो प्रोलॉग वाला सिस्टम है ना, ये बहुत सारे जो हैवी लोर वाले जो भी गेम्स होते हैं, मूवीज होती हैं, उनमें यूज किया जाता है, सीरीज में भी यूज किया जाता है। लेकिन प्रशांत नील यहाँ पर अब एक चीज और अलग करता है, वो है उनकी जो एडिटिंग ट्रिक है इस चीज को लेकर। तो प्रशांत नील जब लोअर डंपिंग करते हैं या फिर कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताते हैं ना, तो उसको एक्शन सीक्वेंस की तरह एडिट कर देते हैं। मतलब एक ही सेकंड में 10 से ज्यादा कट्स आते हैं, वहां पर म्यूजिक भी बड़ा हैवी होता है और ऐसा लगता है कि हम कोई एक्शन सीक्वेंस देख रहे हैं। और वो ऐसा मे बी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता होगा कि अगर वो लोअर डंपिंग जब करेंगे तो मे बी ऑडियंस बोर हो जाए। तो अगर वो एक्शन सीक्वेंस की तरह एडिटेड होगा तो ऑडियंस बोर होने के बजाय ये समझेगी कि कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है और उसको एक रिवॉर्ड की तरह समझेगी। कंपेयर करो उसको राजामौली की बाहुबली से। वहां भी महिष्मती की हिस्ट्री और पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को धीरे धीरे रिवील किया जाता है, लेकिन राजामौली इस हिस्ट्री को इमोशनल पे ऑफ के लिए यूज करते हैं। प्रशांत नील का अप्रोच यहाँ पर भी अलग है। वो हिस्ट्री इसलिए बताते हैं ताकि तुम्हें लगे कि ये दुनिया तुम्हारे हीरो से बहुत पहले एग्जिस्ट करती थी।
अगर हम ड्यून को देखें तो डेनिस विलेनोव ने भी पहले अराकिस, उसके रूल्स और उसकी पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश करी है, फिर पॉल एट्रेइडिस की जर्नी शुरू होती है। और नील भी कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनकी जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा मासी और हाई एनर्जी वाली है, जो कि मुझे उतनी पसंद भी नहीं आती, क्योंकि कहीं कहीं पर लगता है कि यार ये ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बट क्या करे, तेलुगु सिनेमा है या फिर कन्नड़ा सिनेमा है, वहां की ऑडियंस शायद यही एक्सपेक्ट करती है। तो प्रशांत नील एक्सपोजिशन को स्लो और इमोशनल नहीं रखते जैसा कि राजामौली करते हैं या मे बी क्रिस्टोफर नोलन करता होगा, जैसा कि हमने द ओडिसी में देखा है। प्रशांत नील की लो डंपिंग में नैरेशन रहेगा, फास्ट एडिटिंग रहेगी और खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा। और जो विजुअल्स होंगे ना, उन सीन्स में ऐसा लगेगा कि आप हिस्ट्री नहीं देख रहे, आप कोई भयंकर फाइट सीक्वेंस देख रहे हो। तो नराजी और खानसार बिलीवेबल लगते हैं क्योंकि इनके इनविजिबल रूल्स है। कौन बोलता है, कौन सुनता है, कौन ऑर्डर देता है, कौन जिंदा रहता है, सब कुछ फिक्स्ड है। स्लेव्स को नंबर्स से टैटू किया जाता है जब वो नराची में पहली बार आते हैं। तो इस सीन से इस पर्टिकुलर जगह की इकोनॉमी समझाई जा रही है, यहाँ का वर्क सिस्टम समझाया जा रहा है। बिना किसी डायलॉग के तुमको समझ में आ जाता है कि ये जगह कैसे चलती है और यहाँ पर किस लेवल पर काम चल रहा है। जॉन विक के वर्ल्ड में भी ऐसा ही है। गोल्ड कॉइन्स, ब्लड मार्केट्स, कॉन्टिनेंटल होटल के स्ट्रिक्ट अनब्रेकेबल रूल्स। खानसार में भी मन्नार्स और शौर्यांगास का बिल्कुल वैसा ही पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, बस मार धाड़ ज्यादा खुला हुआ है और ज्यादा रॉ है। गौथम के अंदर भी एक अनरिटन कोड है कि मतलब बैटमैन कभी गन नहीं उठाएगा और क्रिमिनल्स कभी गौतम को नहीं छोड़कर जाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल है जो शायद तुमने पहली बार में नोटिस भी ना की हो। खानसार में अलग अलग ग्रुप्स को सिर्फ नाम से नहीं, उनके कलर्स, सिंबल्स और लुक से भी अलग दिखाया गया है। मतलब नैरेटर कुछ एक्सप्लेन कर रहे उससे पहले ही तुम्हारा दिमाग समझने लगता है कि कौन किस साइड का है। इसी वजह से ना इतनी सारी पॉलिटिक्स और अलग अलग फैक्शंस होने के बाद भी फिल्म उतनी कंफ्यूजिंग नहीं लगती। तुम बिना रियलाइज किए ही उस दुनिया के रूल्स को समझने लगते हो। रॉकी नराची की वजह से बदलता है और फिर वही रॉकी नराची को बदल भी देता है, लेकिन सीक्वेंस देखना यहाँ पर बड़ा जरूरी है। पहले दुनिया उसे शेप करती है, उसके बाद वो दुनिया को चैलेंज करता है। रॉकी जब अंडरग्राउंड माइन से निकलकर गरुड़ा के पैलेस तक पहुंचता है ना, तो यहाँ पर उसने बहुत सारे लेवल्स को पार किया है फिजिकली, लेकिन हर नया लेवल उसकी पावर, उसका स्टेटस और उसके एम्बिशन को बढ़ाता है। मतलब कैरेक्टर अपने डिसीजन से कम और उस दुनिया के रूल्स के हिसाब से ज्यादा ग्रो कर रहा है इस समय। इसीलिए उसके सामने एक बच्चे और उसकी माँ की डेथ हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसको उस दुनिया के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पर वो कोई इनविंसिबल हीरो नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के रूल्स एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको मानना जरूरी है। और ये सिर्फ केजीएफ में नहीं है, सलार में भी देवा वैसे ही है। खानसार से दूर रहकर वो एक नॉर्मल जिंदगी तो जी रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो वापस उस किंगडम में आता है, पुरानी पॉलिटिक्स, पुराने रिलेशंस और पावर स्ट्रगल उसे दोबारा खींच लेते हैं। और ये वर्ल्ड उसे याद दिला देता है कि वो एक्चुअली में कौन है। अब जैसे यहाँ पर खानसार और नराची मेन कैरेक्टर है, वैसे ही मैड मैक्स फ्यूरी रोड में सिटाडेल ही असली कैरेक्टर है। पानी का कंट्रोल, इमॉर्टन जो की इकोनॉमी, सब कुछ इन्वायरमेंट से ही निकलता है। फ्यूरियस और मैक्स सिर्फ उस इन्वायरमेंट के अंदर से निकलते हैं। द बैटमैन में गौतम खुद एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म लगता है, जो अपने हीरोज को बनाता भी है और तोड़ता भी है। ड्यून में भी अराकिस का स्पाइस ही सब कुछ डिसाइड करता है। पॉल एट्रेइडिस खुद से महान नहीं बनता, अराकिस उसे महान बनाता है, उसका डेजर्ट उसे तैयार करता है। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा काउंटर एग्जांपल भी दे देता हूँ तुमको। जैक स्नाइडर की फिल्म में भी मिथिक स्केल है, लेकिन उसका फोकस हमेशा इंडिविजुअल हीरो के गॉड लाइक मूवमेंट्स पे रहता है और जो वर्ल्ड है वो उस हीरो के अराउंड घूमता है। तो समझ रहे हो कैसे लोग अपनी फिल्म्स में इम्बैलेंस को क्रिएट करते हैं। कहीं पर जो इंसान है या जो कैरेक्टर्स है वो दुनिया से कई ज्यादा बड़े हैं, या फिर प्रशांत नील की फिल्म्स में इंसान बहुत छोटे हैं, जो जगह है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। और यही इम्बैलेंस जो है ना, वो आपको इमोशनली अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना ज्यादा नीचे जाओगे उतनी ज्यादा गुलामी, और जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारे पास पावर होगी। तो केजीएफ में पावर लेवल को ना प्रशांत नील ने एक ही सीन में डिफाइन कर दिया। रॉकी अपना दिमाग लगाता है और वो माइंड से सीधा गरुड़ा का गला काटने तक पहुंच जाता है। मतलब उसने इतना सब कुछ पार कर लिया। अब इसके लिए उसने बहुत सारी मेहनत करी थी और साथ साथ में उसका पावर लेवल भी बढ़ता गया, क्योंकि गरुड़ा का गला काटते ही वो एक माइन वर्कर से सीधा इस जगह का राजा बन गया, जो कि हमने केजीएफ 2 की बिगिनिंग में भी देखा है। और ये जो ट्रिक है ना पावर लेवल चढ़ाने की, ये सिर्फ केजीएफ में नहीं है, मेट्रोपोलिस में भी वर्कर्स हमेशा नीचे रहते हैं और जो लोग रूल करते हैं वो सबसे ऊपर। कल की 2898 एडी में भी कॉम्प्लेक्स जो है वो आसमान में है और नीचे काशी धीरे धीरे खत्म हो रही है। गेम ऑफ थ्रोन्स में वॉल के इस पार और उस पार की दुनिया ही अलग है, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हेल्म्स डीप की ऊंची दीवारें ही उस किंगडम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और शायद इसलिए ये हमें बड़ा ही नेचुरल लगता है, क्योंकि हमने बचपन से यही देखा है कि मतलब हम हाइट को पावर से जोड़ते हुए आए हैं। और यही चीज ना सलार में भी दिखती है। खानसार के थ्रोन रूम्स, फोर्ट्स और ऊंची जगह सिर्फ अच्छी दिखने के लिए नहीं है, वो हर सीन में याद दिलाती रहती है ऑडियंस को कि यहाँ पावर सबको बराबर नहीं मिली है।
किसी को ऊपर बैठने का हक है और किसी को सिर्फ नीचे खड़े रहने का। अब यहाँ पर असली खेल आता है प्रशांत नील का। अब देखो, जो बजट रहता है इन फिल्म्स का वो हॉलीवुड लेवल तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम ये फिल्म देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार कुछ बहुत ही ग्रैंड चल रहा है। मतलब ऑब्वियसली प्रशांत नील बड़े बड़े सेट्स बनाते हैं, वो फॉरेन लोकेशंस पर शूट करने जाते हैं, पर फिर भी जो उनका वर्ल्ड होता है ना वो सही में बड़ा फील होता है। और उसका रीजन ये कि नील ना हर चीज ऑडियंस को दिखाता नहीं है, वो इमेजिन करवाते हैं। केजीएफ के माइंड रेबेलियन वाले सीन को देख लो जो क्लाइमैक्स में आता है। उस समय स्क्रीन पर क्या दिखाया जा रहा है, सिर्फ कुछ गार्ड्स ही दिखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में लगातार गोलियों की आवाज, लोग चीख रहे होते हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तुम्हें पूरी आर्मी कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली लगता है कि बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। यह है स्केल का इल्यूजन, स्केल दिखाना बिना दिखाए। क्योंकि देखो, प्रशांत नील क्राउड ऑब्वियसली लेकर आते हैं, क्राउड के साथ में शूट भी करते हैं, लेकिन अगर एक बड़ी आर्मी दिखानी हो तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर वो उस चीज को सीजीआई करने जाएंगे तो वो उतनी बढ़िया नहीं लगेगी, नेचुरल नहीं लगेगी। और ये ट्रिक ना बहुत सारे डायरेक्टर्स यूज करते हैं। जॉज में स्पिलबर्ग ने शार्क को काफी देर तक दिखाया ही नहीं, सिर्फ पानी, म्यूजिक और लोगों का रिएक्शन दिखाकर ही ऑडियंस को डरा दिया था, क्योंकि शार्क जो थी वो बार बार खराब हो रही थी। जोरासिक पार्क में भी टीरेक्स को पहली बार सीधा नहीं दिखाते हैं, पहले पानी के ग्लास में वाइब्रेशंस दिखती हैं, फिर फुटस्टेप्स की आवाज आती है और टेंशन धीरे धीरे बिल्ड होती है। कहती में भी लोकेश कनगराज ना कुछ दिखाते नहीं है, बस वॉकी टॉकी से लोग आपस में बात कर रहे हो तो इससे हमें फील हो जाता है कि कोई बहुत ही बड़ी गैंग है आसपास। और ये ट्रिक काम इसलिए करती है क्योंकि हमारा दिमाग जो खाली जगह है ना उनको ऑटोमेटिकली खुद ही भर लेता है। मतलब कि स्क्रीन पर अगर 10 गार्ड्स दिख रहे हैं लेकिन नैरेटर कह रहा है कि यहाँ पर 10,000 लोग हैं, तो हम बस जो साउंड आ रहा है उसी के बेसिस पर इमेजिन कर लेंगे कि ओके, इन 10 गार्ड्स के पीछे 1000 या 10,000 गार्ड्स और है। और यही डिफरेंस है प्रशांत नील और राजामौली में। अगर आप राजामौली का वो बिहाइंड द सीन देखोगे जो रामचरण की एंट्री RRR सीन के अंदर, तो वहां पर 10,000 लोग दिखाने थे। अब 10,000 लोग तो नहीं लाए जा सकते, लेकिन फिर भी राजामौली 1000 लोग लेकर आ गया यार। 1000-1500 लोग हैं उस सीन के अंदर। अब इस स्केल पर शूट करना ये बहुत ही कम डायरेक्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ही इंसेन लेवल का बजट चाहिए, इंसेन लेवल की मैनेजमेंट चाहिए और स्किल सेट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिलहाल नील ये चीज नहीं कर पाते हैं, तो वो इन ट्रिक्स को यूज करते हैं जहां पे वो धूल, स्मोक, साउंड और स्मार्ट कैमरा एंगल से तुम्हें वही स्केल फील करवा देंगे। बजट कम लगता है लेकिन दुनिया उनकी छोटी नहीं लगती कभी भी। अब अगर पूरी वीडियो को समराइज करूं तो कहने का मतलब ये है कि प्रशांत नील की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका जो एलिवेशन सीन्स है, जो ड्रामा है, जो एक्शन है, वो नहीं है, बल्कि उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। वो पहले एक वर्ल्ड बनाते हैं और उसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करते हैं। इसलिए नराची और खानसार दोनों जगहों के अपने रूल्स है, अपनी हिस्ट्री, अपनी पॉलिटिक्स है और अपनी आइडेंटिटी है। रॉकी और देवा उन वर्ल्ड्स का बस एक छोटा सा पार्ट है। देखो, मुझे केजीएफ चैप्टर 1 का ड्रामा ना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन ये जो ड्रामा है, ये एक्शन है, ये सब कुछ तब अच्छा लगता है जब इन्वायरमेंट ही एंटागनिस्ट हो। समझ रहे हो? यहाँ पर जो लोग हैं जो रॉकी के सामने खड़े हैं वो तो बुरे हैं ही, लेकिन जो आसपास जो दुनिया चल रही है, जिस जगह पर रॉकी है, वो दुनिया भी खराब है। वो जो सिस्टम चल रहा है, वो जो वर्ल्ड चल रहा है, उसमें इतनी डिटेलिंग डाली गई है कि हम उसके अगेंस्ट हो चुके हैं और अब हम रॉकी के लिए रूट कर रहे हैं। तो यार, आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत नील की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो एक्चुअली में जीनियस है या नहीं है? और वर्ल्ड बिल्डिंग के अलावा आपको प्रशांत नील की फिल्म्स का कौन सा एस्पेक्ट अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। बढ़िया से डिस्कस करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलता हूँ अब अगली वीडियो में।